हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जो मैंने न्यू सीरीज़ एनसीईआरटी की स्टार्ट करी थी उसमें आज हम रीड कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th की साइंस की चैप्टर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन भी रीड कर लिया था जो भी स्टार्टिंग में दिया था, और हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन टॉपिक था मतलब वो स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी उसमें न्यूट्रिशन पढ़ा था, और न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ चलती हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो कैसे होती हैं। तो इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में, और किसके बारे में पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स करते हैं या जो भी लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो करते हैं, या जिनके अंदर एल्गी ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो क्लोरोफिल होता है, उनकी प्रेजेंस में कैसे वो फूड का सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट्स में जो फूड का सिंथेसिस प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, और कैसे ह्यूमन बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रीड कर ली थी। और हम लोगों ने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस का भी जो प्रोसेस होता है उसको भी रीड किया था, कैसे ये फॉर्म होता है। ये जो मैंने आप लोगों को बताई थी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसको आपको याद रखना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कैसे सनलाइट क्लोरोफिल को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, उसके बाद कैसे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन वो रिलीज़ हो जाती है प्लांट के थ्रू, और जो हाइड्रोजन फॉर्म होती है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके ग्लूकोज का या फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती है। और ये इस डायग्राम में भी हम लोगों ने देखे थे बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन से कहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम जाइलम पढ़े थे जो वस्कुलर बंडल कहलाता है, कहाँ से ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस क्लोरोप्लास्ट होता है या जो ऑर्गेनली होती है ग्रीन कलर की क्लोरोप्लास्ट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने रीड कर ली थी। तो आज हम लोगों को स्टार्ट करना था इस एक्टिविटी से, जो हमारी पहली एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें क्या बोला गया है इस एक्टिविटी में, टेक अ पॉटेड प्लांट विद अ वेरीगेटेड लीफ, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और अ क्रोटन। वेरीगेटेड लीफ का मतलब होता है, आप लोगों ने देखी होंगी कुछ लीव्स होती हैं जो पूरी ग्रीन कलर की होती हैं, बट कुछ लीव्स होती हैं उनमें थोड़ा सा पार्ट येलोइश होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, तो मतलब प्रॉपर एक उनका फिक्स कलर नहीं होता है। तो वो वही कह रहे हैं ना, तो वैसी लीफ लेनी है हम लोगों को, ठीक है, जिसमें हल्का ग्रीन और येलो। मनी प्लांट होता है वो ऐसा होता है, उसका पूरी लीफ ग्रीन कलर की नहीं होती, कहीं कहीं पे वो लाइट ग्रीन होता है, कहीं कहीं पे येलो होता है। तो वो जो लीफ होती है वैसी लीफ लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद उसको 3 दिन तक के लिए डार्क रूम में रखना है, जिससे कि उसके अंदर जितना भी जो फूड स्टोर्ड है, लीफ के अंदर किस फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है, स्टार्च की फॉर्म में, तो वो सारा यूज़ अप हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब उसका सारा फूड स्टोर जो भी था वो यूज़ हो गया, उसके बाद हमें उस प्लांट को वापस से सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए, क्योंकि अब जब सनलाइट में रखेंगे वो दोबारा से फॉर्मेशन करेगा फूड का। तो अब क्या करना है, प्लक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट, मार्क, जब 6 घंटों के लिए सनलाइट में रख दिया उसके बाद आपको लीफ प्लक करनी है, ठीक है। मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन अ सीट पेपर, तो मतलब उसको ग्रीन एरियाज को मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, उसको थोड़ी देर के लिए लीफ को बॉइलिंग वाटर में डालिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, इस लीफ को या फिर आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ वीकर कंटेनिंग अल्कोहल। जब आप अल्कोहल में डालते हैं ना लीफ, तो अल्कोहल में जब लीफ डालते हैं उससे क्या होता है, जितना भी उसके अंदर का जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है ना, जो ग्रीन कलर जिसके कारण वो लीफ में कहीं कहीं पे ज़्यादा ग्रीन होती, वो अल्कोहल में जाके मिक्स हो जाता है, मतलब ग्रीन के जो लीफ कैसी होती है वो कलरलेस हो जाती है। अब ये हो जाता है अगर आप अल्कोहल में डालते हैं। उसके बाद क्या करना है, केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। इसको करने के बाद यही बता रहे हैं ये क्या, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो जो लीफ होती है वो कलरलेस हो जाती है, और जो सोल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अल्कोहल क्या करता है लीफ के कलर को, उसमें जितना भी क्लोरोफिल सब्सटेंस होता है वो उससे बाहर निकल के सोल्यूशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, फिर जब ये अल्कोहल वाला काम हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ डिप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। अब आयोडीन में डालिए, उसके बाद उसको पानी से थोड़ा सा रिजन कर लीजिए, मतलब उसमें पानी डाल के आयोडीन को थोड़ा रिमूव कर दिए। जब आप, अब क्या करना है, अब आपको ऑब्जर्व करना है लीफ को और कंपेयर करना है ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगनिंग, जिस जिस तरीके की स्टार्टिंग में लग रही थी लीफ, अब उससे कंपेयर करना है कि कैसा डिफरेंस आया है। तो क्या होगा ना, जब आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन का जो एक तरीके का स्टेनिंग हो जाती है, वो कलर दे देता है किस सब्सटेंस को, आयोडीन जो होता है वो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टेन दे देता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो वही होगा जहाँ जहाँ पे लीफ में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ होगा
वहाँ पे लीफ जो होगी वो ग्रीन कलर मतलब ब्लू कलर की हो जाएगी। तो ब्लू कलर जहाँ पे भी लीफ में विजिबल होगा, जैसे इस वाली लीफ में विजिबल है ब्लू कलर, जहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि जो फूड फॉर्म होता है क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट में या लीव्स में, वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो आई होप आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्या बोला गया है, now let us study how the plant obtain carbon dioxide. In class 9th we had talked about stomata which are the tiny pores present on the surface of the leaves. अब हम लोग बात करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, उसका वो कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट वाटर कैसे लेते हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रूट से जो होती हैं हम प्लांट्स की, वो सॉइल से क्या कर लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वाटर तो वहाँ से मिल गया। सनलाइट कौन दे रहा है, सनलाइट कौन हेल्प कर रहा है एब्जॉर्ब करने में, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद अब ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेंगे, जो लीफ होती है हमारी उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे से पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हम लोगों ने स्टोमेटा पढ़े थे। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं वही जो होते हैं गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। वो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसके थ्रू गैसेस अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। तो वही बात बोली गई है, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन करवा रहा है गैसेस का एक्सचेंज, जो स्टोमेटा प्रेजेंट है सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या बोला गया, बट यहाँ पे बोला है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम, रूट्स, लीव्स एज वेल। अब आप ये मत कंसीडर कर लीजिएगा सिर्फ लीव्स के ही थ्रू गैसेज एक्सचेंज होता है, कभी कभी क्या होता है स्टेम के थ्रू भी गैसेज एक्सचेंज हो जाता है और रूट्स के थ्रू गैसेज एक्सचेंज हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा ना, जो स्टेम होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है। जब वो ग्रीन कलर का होता है इसका मतलब उसके अंदर कुछ ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, तो क्लोरोफिल ही होता है और क्लोरोफिल होता है। और दूसरों उसमें भी स्टोमेटल कुछ पोर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें स्टोमेटल पोर्स नहीं कहते। तो उनके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंटिसेस वगैरह होते हैं जिनके थ्रू स्टेम में या बार्क ऑफ द ट्री में गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। अब क्या बोला है यहाँ पे, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज नहीं कराता है, कभी कभी स्टोमेटा क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करा होता है ना प्लांट ने रूट्स के थ्रू, वो भी बाहर रिलीज आउट कर देता है वेपर्स के फॉर्म में, या कैसे भी वो एटमॉस्फेयर में उसको वापस से भेज देता है। जैसे रूट्स हैं, उन्होंने बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, और जितना वाटर वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसका, जैसे मानिए आपने 100% वाटर रूट्स ने एब्जॉर्ब करा है, 100% वाटर में से मिनिमम मतलब 1 या 2% वाटर का यूटिलाइजेशन प्लांट्स की लीव्स करती हैं फोटोसिंथेसिस में, फूड फॉर्मेशन में। रेस्ट ऑफ द वाटर वो रिलीज आउट कर देती हैं, ठीक है। कहाँ से, ये नहीं स्टोमेटल पोर्स से। और जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीव फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द प्लांट्स लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसके बारे में आप लोग डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो और वाटर का लॉस कैसे कराती हैं ये पता चल गया। दूसरा, अगर इनको गैसेस एक्सचेंज नहीं करना है तो स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं। अब ये कैसे क्लोज हो जाते हैं वो नेक्स्ट लाइन में आपको बताया गया है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। जो साइड में आप लोगों को दिख रहे हैं पोर्स, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो छेद है बीच में। उसके बाद बोला गया जो साइड में जो आपको ये सेल दिख रहे हैं, ये बीन शेप के सेल, जो राजमा के तरीके के सेल दिख रहे हैं, ये गार्ड शेप है, गार्ड सेल्स कहते हैं इन्हें। ये गार्ड करते हैं, इनका नाम ही इसी बेसिस पे किया गया, स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं। जब क्लोज करना होता है तो क्लोज करते हैं, जैसे गार्ड लोग होते हैं जो गेट को जब बंद करना होता है तो बंद करते हैं, रात के टाइम पे दिन के टाइम पे खोलना होता है क्योंकि लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, तो वही उसी तरीके का काम ये भी गार्ड सेल्स करते हैं। जब स्टोमेटम पोर्स को तब ओपन कर देते हैं जब गैसेस का एक्सचेंज होना है, जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होना है तब वो गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर को क्लोज कर देते हैं। तो ये गार्ड सेल्स आप लोगों को दिख गए होंगे। अब इसमें ये जो स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर से दे रखे हुए हैं वो क्या है, ग्रीन कलर के, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है। तो यही तो सरफेस ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होते हैं ना सेल, तो यही वाली क्लोरोफिल जो होती है वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। दूसरा क्या बोला गया, द गार्ड सेल स्वेल अप व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम causing the stomatal pore to open and similarly the pore closes if guard cells in। अब कैसे ये प्रोसेस मैकेनिज्म, कोई बैठा तो नहीं होता है ना गेट खोलने के लिए, वहाँ पे क्या होता है जब गार्ड सेल के अंदर पानी आ जाता है, ठीक है, मानिए पास वाले सेल से गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ गया, तो ये क्या होंगे, स्वेल अप हो जाएंगे, फूल जाएंगे। और जब ये फूल जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है जिससे ये बीच वाला पोर्शन ओपन हो जाता है, ये हो जाता है स्टोमेटल पोर जो ओपन हो जाता है, फिर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। जब गैसेस का एक्सचेंज नहीं होना है तो क्या होगा, इनके थ्रू वाटर गार्ड सेल के थ्रू बाहर चला जाएगा,
जाएगा, जब बाहर चला जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे, जब कोई चीज़ श्रिंक हो जाती है तो वो बीच का जो पोर्शन होता है वो देखिए क्लोज हो गया, जो स्टोमेटल पोर था। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द जो भी होता है स्टोमेटल पोर की, वो कौन से सेल उसको फैसिलिटेट करते हैं या कौन से सेल की हेल्प से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर होती है, तो कौन से सेल्स होंगे उसमें, गार्ड सेल्स। तो ये आप लोगों को याद रखना कि गार्ड सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें जो अच्छा नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी हुई है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या चेक करेंगे, देखिए इन्होंने बोला है टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। 2 प्लांट्स लीजिए जो कि लगभग सेम साइज के हों, उनको आप क्या करिए डार्क रूम में रख दीजिए 3 दिन के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। अब उनको एक सेपरेट अलग अलग ग्लास प्लेट में रखिए। जब 3 दिन तक आपने उन्हें डार्क रूम में रख दिया उसके बाद करना है आपको ये। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड of one of the plant and the potassium hydroxide is used to absorb the carbon dioxide। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक जो आपने ये दिख रहा है पहला वाला जार दिख रहा है, दूसरा वाला इसके अंदर रखा हुआ है जो बेल जार है, इसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, प्लांट को रख दिया है। प्लांट को जब रखा है, प्लांट के पास एक इन्होंने प्लेट में क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, जितनी भी उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। दूसरे वाले में इन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा हुआ है। अब क्या करा हुआ है इन्होंने, कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स। इसको कवर कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख। यूज अ बेसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट इट सेटअप इन द एयर टाइट। मतलब अब इसमें जब जब बेल जार को रख दिया है तो अब हम जितनी एयर उसके अंदर है बस उतनी ही रहने दीजिए, उसके अलावा कोई भी एयर का एक्सचेंज उसमें मत अलाउ करिएगा। तो उसे क्लोज अच्छे से एयर टाइट कर दिया है, ठीक है उन्होंने। नेक्स्ट क्या करना है, इन्होंने बोला है कीप, अब क्या करना है, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब उस प्लांट को वापस से सनलाइट में रख दीजिए 2 आवर्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला है इन्होंने, अब क्या करना है आपको, प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। डू द बोथ लीव्स शो द प्रेजेंस एट द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो ये पूछ रहे हैं, अब इसको आपको चेक करना होगा जब आपने सनलाइट में रख दिया कि दोनों प्लांट्स ने सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च का फॉर्मेशन किया है। अच्छा सुनिए, जो पहला वाला बीकर है ये वाला, इसमें जब आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दी है तो जितनी भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली है, तो एयर में तो बिल्कुल बची नहीं होगी, तो प्लांट तो उसको ले नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो दूसरा वाला बीकर है उसमें प्रेजेंट होगी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो वाला प्लांट ले लेगा कार्बन डाइऑक्साइड और फूड का फॉर्मेशन कर देगा। बट पहले वाले बीकर में फॉर्मेशन नहीं होगा। दोनों में सेम अमाउंट का वही बात कह रहे हैं। और हमें ये पता चलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फूड के फॉर्मेशन में बहुत क्रूशियल होती है। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूजन निकलता है, पहला तो कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी पहले वाले कंटेनर में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी एब्जॉर्ब कर ली थी, लेकिन दूसरे वाले में थी तो वो फॉर्मेशन कराएगा अच्छे से स्टार्च का। और दूसरा हमें इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है इस एक्टिविटी से, कि सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फूड के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, उसके बगैर तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड अबव, ये बोल रहे हैं जो 2 एक्टिविटीज़ ऊपर परफॉर्म गई हैं, वी कैन डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब हम लोग ये बता भी सकते हैं 2 एक्टिविटीज़ के थ्रू तो आपने कर लिया कैसे स्टार्च के फॉर्मेशन, मतलब जहाँ पे ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वहाँ पे कैसे स्टार्च का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे पता। दूसरे वाले में हम लोगों ने देख लिया कैसे CO2 का नीड ज़्यादा होता है फूड के फॉर्मेशन में प्लांट के, तो इन दोनों का तो हमने पता कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे, क्या बोला इन्होंने नेक्स्ट, so far we have talked about how autotrophs meets their energy requirement, but they also need other raw material for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in the terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. ये कह रहे हैं चलो सनलाइट ले लिया आपने, क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। वाटर कहाँ से ले लेते हैं, मैंने पहले बता दिया, वाटर को कैसे, रूट्स, जो प्लांट्स की जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जैसे जो ज़मीन पे लगे हुए हैं वो कैसे लेते हैं, जो रूट्स उनकी जड़ें सॉइल में जाती हैं, सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिर्फ यही चीज़ें नहीं, और भी कंपोनेंट्स ज़रूरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं प्लांट्स को, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ये सब प्लांट को भी उतने ही
नीडेड होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, तो वैसे ही प्लांट को भी होते हैं। अब प्लांट्स हम लोग कहते हैं ना, क्या होता है वो स्पेनिश पालक खाते हैं ना, तो कहते हैं उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसे खाना चाहिए। तो मतलब उस वाले प्लांट में आयरन, तो प्लांट भी तो कहीं से ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे ना, तो उनको भी ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है, क्योंकि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो प्रोटीन्स बने होते हैं, प्रोटीन्स का बने होते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जो होता है वो बना होता है मेनली नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फॉस्फोरस है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट? इनको सॉइल से लेते हैं। वाटर के साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से सॉइल के थ्रू रूट्स में आ जाते हैं और उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जाइलम के थ्रू पूरे प्लांट में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड nitrates and nitrites, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from the atmospheric nitrogen। देखो नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब, जैसे कहा जाता है, कहा नहीं जाता, ये तो आप लोगों को पता होगा, जो एटमॉस्फेयर है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अबंडेंट गैस है, 78% गैस प्रेजेंट है नाइट्रोजन। बट डायरेक्ट फॉर्म में तो प्लांट हमारी तरह, जैसे हम लोग एयर को इनहेल कर लेते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, वैसे प्लांट नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ऐसी गैस नहीं है जिसको हम लोग इनहेल या एक्सेल कर सकें, तो प्लांट के साथ भी यही केस है। तो प्लांट्स कैसे लेते हैं? नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म्स में, मतलब NO3- या NO2 जो भी फॉर्म में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वो उसे आयनिक फॉर्म में वाटर के साथ प्लांट अपनी रूट से अंदर ले लेता है। कभी कभी जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी क्लास 8th में, तो उसमें आप लोगों ने रीड किया होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम बैक्टीरिया करते हैं, जैसे राइजोबियम होता है, वो सारे नाइट्रोजन को फिक्सेशन का मतलब होता है ना, कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि प्लांट उसे ईजिली अब्जॉर्ब कर दें, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेने का। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कर रहा था? प्लांट कर रहे थे, उनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता था। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ये क्या है? ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। देखो सारे ऑर्गेनिज्म जैसा उनका इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसका एडेप्टेशन हो जाता है। जैसे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो अलग तरीके के होते हैं, जो डिजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनका अलग तरीके का एडेप्टेशन होता है, जो माउंटेन टेरेन्स में प्लांट्स होते हैं उनका अलग तरीके का एडेप्टेशन होता है। तो सारे प्लांट्स ले लीजिए, उसी हिसाब से ऑर्गेनिजम्स का भी होता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी डिपेंड करता है कि उस बात पे सबका, कि कैसा फूड उस एरिया में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म उसे इनटेक करता है, कैसी अवेलेबिलिटी है। जैसे आप मानिए कि आपके यहाँ पे मैंगो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप लोग मैंगो को ज़्यादा इनटेक करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे, जैसे मान लीजिए कनाडा में बिल्कुल भी मैंगोज़ नहीं होते, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा अमाउंट में मैंगो नहीं खाते होंगे लोग जितना इंडिया में प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करा ना, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज है, वहाँ पे मैंगो को उगाया ही नहीं जा सकता है, यहाँ पे उगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ का जो कॉमन कह सकते हैं फ्रूट है वो मैंगो है। नेक्स्ट है, वेदर द फूड sources stationary such as grass or mobile such as deer would allow for difference in बोले how the food is assessed and what is the nutritive apparatus used by the cow and the lion. There is a range of strategies by which food is taken in and used by the organism. अब जैसे कह रहे हैं कुछ फूड है, जैसे काऊ है, काऊ क्या खाती है? ग्रास खाती है, और ग्रास तो स्टेशनरी होती है, वो कहीं चली तो नहीं जाएगी जब काऊ उसको खाने आएगी। या फिर लॉयन है, लॉयन किसको खाता है? डियर को खाता है। तो डियर तो मोबाइल है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये डिफरेंसेस आ जाते हैं कि फूड को कैसे एसेस कर सकते हैं, उसको कैसे ले सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनकी न्यूट्रिटिव एपरेटस भी होता है जो काऊ को चाहिए होता है। जैसे काऊ है, काऊ को ज़्यादा घास खानी पड़ेगी, ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होगा क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, उसे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा घास में मिलेंगे क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल है, काऊ खा सकती है, ठीक है। उसकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो उस अकॉर्डिंग होगा कि वो उसको ग्रास को डाइजेस्ट करे, ठीक है। लेकिन जो लॉयन है, लॉयन क्या खा रहा है? लॉयन को इतना ज़्यादा अमाउंट में तो डियर नहीं मिल जाता कि रोज़ एक डियर आ रहा है प्लेट में लग के, वो तो उसे हंटिंग करनी पड़ेगी उसे, तो वो कम खाएगा खाना, तो उसे उतने ही पोर्शन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स गेन करने होंगे। तो इसलिए उसका जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें बदल जाती हैं जैसा उनका फूड होता है। अब यहाँ पे बोला है
Some organism break down the food material outside the body and then absorb it. Example fungi like bread molds, yeast and mushrooms. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे वो अपने खाने को बाहर ही उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, फूड को। जैसे आपने देखा होगा ना, जब ब्रेड होता है बहुत दिन तक बाहर रखा रहे तो उस पर ग्रीन कलर का दिख जाए ना आपको सब्सटेंस, तो वो क्या होता है, फंगस होता है, ठीक है। ब्रेड माउल्स जिसे कहते हैं, जब फंगस लग जाती है ब्रेड के ऊपर, जो क्या होता है उसे राइजोपस कहते हैं या राइजोपस कहते हैं, तो वो लग जाता है उसके ऊपर, तो वही फंगस जो होती है, ईस्ट होते हैं या मशरूम्स हो गए, ये सारी चीज़ क्या है, फंगस ही है। तो ये क्या करते हैं, अपने फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसे इनटेक करते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, अदर टेक इट इन द होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। जैसे हम लोग हैं पूरे फूड को खाते हैं, उसके बाद उसके अंदर जैसे पूरा कार्बोहाइड्रेट ले लिया, उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है अलग तरीके से। प्रोटीन्स हम लोग ले लेते हैं, प्रोटीन्स फिर ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स में, फिर वो हमारे सेल्स उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये डिपेंड करता है बॉडी पे भी, अब जैसी बॉडी होती है उस हिसाब का वो फूड प्रेफर करता है। What can be taken in and broken down depends on the body design and the functioning. Some other organisms derive nutrition from the plants or animal without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by wide variety of organisms like Cuscuta, जो अमर बेल होती है, टिक्स एंड नाइस एंड लीचेस। कुछ क्या होते हैं, जैसे ये तो आप लोगों ने ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया, प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया, एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया। दूसरा आप बताएं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कस्क्यूटा एक प्लांट है, ठीक है, वो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव प्लांट है, मतलब वो दूसरे प्लांट के ऊपर एक तरीके से पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा। पैरासाइट कौन होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, पूरा उसी के ऊपर रहता है, उसी से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे आप लोग कह दीजिए डॉग्स होते हैं, डॉग्स के ऊपर जो वो हो जाते हैं ना, लाइसिस हो जाते हैं, या जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं उनको कहते हैं ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो चिपके हुए होते हैं डॉग की बॉडी में और उससे ही उसका न्यूट्रिशन सक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो हार्म कर रहे होते हैं डॉग को, लेकिन वो उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है, इसी को पैरासाइट कहते हैं। तो उनको किल तो नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्टली, ठीक है। जैसे अगर किसी के बालों में आप लोग देखते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो लाइसिस पर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो हमारे हेड से जो होता है ब्लड को सक कर रही होती है, लेकिन हम लोगों को किल तो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, इनका अलग तरीके का न्यूट्रिशन लेने का तरीका हो गया। तो सबकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसी उनकी बॉडी फंक्शन करती है, इस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को खाएंगे और कैसे वो चीज़ उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होगी। और दूसरा, इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लीचेस तो जानते होंगे ना, जो आपने देखा होगा बफेलोज पे चिपक जाती हैं, जब वो पॉन्ड्स वगैरह में जाती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं लीचेस, तो वो चिपक जाती हैं उनके ऊपर, तो वो भी उनकी बॉडी से क्या करती हैं, सक कर रही होती हैं ब्लड, बट वो उन्हें किल नहीं कर रही होती हैं बफेलोज को, बट उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रही होती हैं, उनके ऊपर चिपक के उनसे जितना भी ब्लड होता है वो सक कर रही होती हैं। तो वो एक तरीके का पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी है उनकी, ठीक है। तो आई होप आपको ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन समझ में आया होगा, और ऑटोट्रॉपिक भी। तो प्लांट वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया न्यूट्रिशन का। कल से हम लोग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इसमें फिर हम लोग ह्यूमन बींग्स के भी न्यूट्रिशन की बात करेंगे। तो अभी तक का टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको बोल सकते हैं, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे मैंने ट्राई किया है कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए। और अभी तक आप लोग अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनकी एनसीईआरटी के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं और उनको अच्छे से उनके बोर्ड्स के लिए ये प्रिपेयर हो जाए। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।